नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी साइंस की 11th 12th सीरीज में आज केमिस्ट्री में हमारे साथी टारगेट केमिस्ट्री के संदीप शर्मा जी पीरियोडिक टेबल में डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में कॉन्फ़िगरेशन और साइज बता रहे हैं। शुरू करते हैं आज का लर्निंग वीडियो। केमिस्ट्री बाय संदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है। जिन एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करेगा उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब आई ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जिनके लास्ट दो ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड हो या जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हो। अब हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। इसमें 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 18 और इसमें आ सकते हैं 32। तो जब हमने जिंक को देखा तो हम देख सकते हैं जिंक की केवल एक ही सेल पार्शियली फिल्ड है क्योंकि ये फुलफिल हो गई। लेकिन जब हमने स्कैंडियम को देखा तो स्कैंडियम की लास्ट 2 सेल पार्शियली फिल्ड है क्योंकि इसमें 18 के बजाय 9 और इसमें 32 की बजाय 2 है। इसलिए स्कैंडियम को हम ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे और जिंक को नहीं मानेंगे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते हैं क्योंकि इनके पास फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है। तो दूसरा लॉजिक ये है कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि वो 2 वैलेंसी दिखाता है, +1 और +। तो हम इन 2 रीजन से देख सकते हैं वो ट्रांजिशन है या नहीं। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक वालों का ये होता है n-1 डी में 1 से 10 तक और s में 2 से 0। इस n-1 का मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू 4 है तो d की वैल्यू 3d होगी, अगर ये 5 है तो ये 4 होगी, ये 6 है। 3d में कभी भी 3d 4 और 3d 9 नहीं आएगा और 4d में 4d3, 4d6, 4d9 कभी नहीं आएगा और 5d में 5d8 पॉसिबल नहीं है। और ये लेंथेनाइट का है कि 4f में f2, f8 कोई नहीं आएगा और 5f एक्टिनाइट सीरीज में 5f1, 5f5, 5f8 कभी नहीं आएगा। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन देखते ही समझ आ जाएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन तो होता ही नहीं है और ये बहुत ही ज्ञान की बात है जो आप सुन रहे हैं। तो हमने देखा 3D सीरीज में D4 और D9 नहीं आता तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन s2 चले गए तो ये 20 हो गए और D1 चल गए तो 21 में स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना 21। तो 2 को s पर रख दो और 1 को d पर रख दो। अब टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना 22 तो 2 को s पर रख दो और 2 को ही d पर रख दो। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना 23 तो 2 को s पर रख दो, 3 को d पर रख दो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना 24 तो हमने क्या किया 2 को s पर रख दिया और 4 को d पर रख दिया। पर हम जानते हैं अभी ऊपर देख कर आए हैं कि D4 3D4 पॉसिबल नहीं है या होता ही नहीं है। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 हो जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि किसमें D और S के बीच में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तो वो क्रोमियम एलिमेंट होगा। हम आए Mn की तरफ। Mn का एटॉमिक नंबर 25, 2 को s पर रख दिया, 5 को इधर रख दिया। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, निकल का एटॉमिक नंबर 28, 2 को s पर रख दिया और 8 को d पर रख दिया। और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 तो S के ऊपर 2 रख दिया और B के ऊपर 9 रख दिया। पर बच्चों हम जानते हैं कि 3D 9 होता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे S के इलेक्ट्रॉन को जंप कराकर D में भेजेंगे जिससे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d10 और जिंक 30 होता है तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 4s2। अब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है ना, तो सबका 24 होगा लेकिन ये 2 एक्सेप्शन दिखाते। टंगस्टन में ये नहीं होता है, टंगस्टन में हाफ फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। अब आया Mn का तो भैया देखो सबका 25 ही होगा। अब आए 26 में तो सारे इस सीरीज के एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 26 क्योंकि आयरन का 26। लेकिन भैया 46 होता ही नहीं है इसलिए हमने S वाले को D में भेज दिया। अब आए कोबाल्ट का सबका 27 तो 7 के बाद में अब कितना आएगा
मतलब आपको कोबाल्ट वाली सीरीज का याद करना पड़ेगा। अब आया निकेल का 28, तो देखो पीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन 4d 9 होता ही नहीं है, तो पीडी में s वाला एक इलेक्ट्रॉन भी कूदकर d में चला जाता है। और प्लेटिनियम में कितना होना चाहिए था 28, लेकिन इसमें d8 होता ही नहीं है, ये आपको ऊपर बता दिया था। अब कॉपर का 29 की बजाय कितना होगा 110, तो देखो सबके 110, और जिंक का कितना 210, तो सबके 210। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4d वाले, तो 4d वालों को जरूर पढ़ के जाओ। और 4d में भी कौन सबसे इंपॉर्टेंट, pd। ये अकेला एलिमेंट है d ब्लॉक जिसके s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3d में 3d4 3d9 नहीं होता, 4d में 4d3 4d6 4d9 नहीं होता, 5d में 5d8 नहीं होता, और लेंथेनाइड में 5f2 और 5f8 नहीं होता, जबकि एक्टिनाइड में 5f1 5f5 और 5f8 नहीं होगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, डी में से पहले निकाल, तो देखो इतना तो बच्चों कॉमन है, पहले हमेशा s से जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो s से गया, तो डी में कितने बचे 5 में से 2 और गए, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d3 हो जाएगा, मतलब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, तो जब s इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3d10 हो जाएगा। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d7, तो भैया जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पहले s से जाएंगे, तो 3d7 हो जाएगा। Mn का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 होता है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो s वाले चले जाएंगे, तो एंड में क्या रह जाएगा d5। अब हम चलते हैं साइज की तरफ। जो साइज है वो 2 बातों पर डिपेंड, कौन कौन सी बात, अट्रैक्टिव फोर्स से हमेशा साइज कम हो जाता है और रिपल्सिव फोर्स से साइज हमेशा बढ़ जाता है। अब अट्रैक्टिव फोर्स होगा किस किस में, अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस में और 4s में, और रिपल्सिव फोर्स किस में होगा 3d में और 4s। स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, तो बच्चों क्या आंसर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और 4s में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है d की पुअर शील्डिंग पावर की वजह से। अब आयरन कोबाल्ट और निकेल का साइज बराबर है, तो क्या होगा, आयरन कोबाल्ट और निकेल में अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इन तीन का साइज बराबर। अब कॉपर और जिंक का बढ़ जाता है, क्योंकि कॉपर और जिंक में रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा होते हैं, इसलिए कॉपर और जिंक का साइज बढ़ जाता है। अब बच्चा पूछेगा ऐसा क्यों, तो हम देखते हैं डायग्राम। ये 3D सीरीज है, ये 3D सबसेल है जो हमने ग्रीन कलर से कर दिया है, और जो आउटर एरिया है वो 4s, ठीक है ना। अब देखो 21 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो जाएगा डी में और प्रोटॉन जाएगा न्यूक्लियस, और सब जानते हैं डी की शील्डिंग पावर पुअर होती है, तो न्यूक्लियस इस s इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा, क्योंकि डी अच्छी तरह रिपेल नहीं। फिर 22 में एक और हो जाएगा, फिर से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन शील्डिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है 3D। फिर 23 में भी ऐसा ही होगा, और 24 में भी ऐसा होगा, और 25 में भी ऐसा होगा। अब जैसे ही आयरन का कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगा, तो आयरन का इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग कर, और पेयरिंग से रिपल्सिव फोर्स बढ़े, पेयरिंग से 3D की रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब 3D इलेक्ट्रॉन 4s को ज्यादा रिपेल कर। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस में गया तो उससे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इस पेयरिंग की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हुआ उसको न्यूट्रलाइज, तो दोनों का साइज करीब करीब बराबर। अब इससे अगले में क्या होगा, कोबाल्ट में फिर एक पेयरिंग हो जाएगी और रिपल्सिव फोर्स बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाएगा तो अट्रैक्टिव भी बढ़ा, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल। अब आए निकेल में भी क्या हुआ, एक और पेयरिंग हो गई, एक और पेयरिंग होने से फिर रिपल्सिव फोर्स बढ़ा, और प्रोटॉन चला गया न्यूक्लियस में तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल। पर कॉपर में सडनली क्या हुआ, सारे के सारे डी
इलेक्ट्रॉन्स ने अंदर जाकर पेयरिंग कर ली तो D पूरी भर गई। जब D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कॉपर में और S में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो सडनली न्यूक्लियस और 4s का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा और 3D की शील्डिंग पावर बढ़ जाएगी। इसलिए कॉपर का साइज निकल से बड़ा हो जाएगा और जिंक में भी ऐसा ही। अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। स्कैंडियम से लेकर Mn तक साइज बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि 3D की शील्डिंग पावर की वजह से। अब हमने देखा आयरन, कोबाल्ट और निकेल में साइज बराबर है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन D में जाता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन जाता है तो दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, जिससे इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस न्यूट्रलाइज। अब आए थर्ड पर कि कॉपर और जिंक में साइज क्यों बढ़ जाता है। तो कॉपर और जिंक में D में पेयरिंग पूरी होने की वजह से D की रिपल्सिव पावर बढ़ जाती है और कॉपर और जिंक का साइज बड़ा हो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं साइज स्कैंडियम कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, ठीक है ना। इन तीनों में ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहे और फिर से लास्ट वालों में फिर से बढ़। तो अब आ जाए क्वेश्चन 3D में कौन सा एलिमेंट 3D में कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा हो। कोई भी बच्चा वैसे कहेगा कॉपर, पर निकेल इज ए स्मॉलेस्ट। अब बच्चों ध्यान से देखना, जिरकोनियम और इनका हैफिनियम का साइज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बराबर हो। नायोबियम और टेंडलम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो और मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज भी इक्वल हो। इसके अलावा Ag और गोल्ड का साइज भी इक्वल हो। तो कितने पेयर हो गए बच्चों? कितने पेयर हो गए? 4। और एक ये ट्राइड हो गया, एक ये ट्राइड हो गया। इसके अलावा एक P ब्लॉक में और है, एल्यूमिनियम और गैलियम। तो कुल मिलाकर हमारी पीरियोडिक टेबल में 6 पेयर हो गए, जिनके साइज ऑलमोस्ट। और आजकल एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज बराबर होता है, ये काफी हॉट। आयरन, कोबाल्ट, निकेल का साइज बराबर क्यों होता है? तो 12th का बच्चा आसानी से लिख सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन D में जाता है तो पेयरिंग हो जाती है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में जाता है, जिससे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। पर पेयरिंग की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को काउंटर बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से इन तीनों का साइज मतलब कोबाल्ट, आयरन और निकेल का साइज ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। हम जिरकोनियम, हैफेनियम, नायोबियम, टेंडलम और मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज बराबर होता है। जब साइज बराबर होता है तो इनकी ऑलमोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज बराबर। जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो एटॉमिक। अब हम देख स्कैंडियम में D1 में एक अनपेयर्ड होता है, टाइटेनियम में 2 होते हैं, वैनेडियम में D में 3 होते हैं। पर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन सडनली 4s1 3d5 हो जाता है। तो क्रोमियम में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Mn के D में 5 अनपेयर्ड होते हैं। आयरन से D में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आयरन का 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर 4 रह जाएगी। कोबाल्ट में 2 पेयर बन जाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रह जाएंगे। निकेल में 3 पेयर बन जाएंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और कॉपर में S में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और हम जानते हैं जिंक में G। तो बच्चों सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा G, क्योंकि जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 0। तो बच्चों किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? वो उसका ज्यादा होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो। देखो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 3D। अब इसके बाद किसका आएगा? Mn। तो हमने देख लिया Mn भी मिल, पर यहाँ पर हमें क्या दिखा कि आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 ही, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट Mn से ज्यादा। अब क्यों? तो देखो आपको Mn में खास बात दिख रही होगी कि Mn का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में कम पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए Mn का मेल्टिंग पॉइंट Fe से कम होता है। इसलिए यहाँ हर जगह एक डिप आता है, तो TC पे भी डिप आता है। TC के लिए एक ज्ञानवर्धक बात, इंपॉर्टेंट बात, TC D ब्लॉक का पहला मैन मेड एलिमेंट। सारे मेटल्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है, क्योंकि ये क्रोमियम फैमिली का है, ठीक है ना। अब इनमें ऑलमोस्ट इन तीनों में ही इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे अनपेयर्ड, पर टंगस्टन का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूरे D ब्लॉक में या मेटल्स में सबसे ज्यादा होता है। और जिंक का
सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा। इसके बाद जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों के ही मेल्टिंग पॉइंट। अब पूरी किताब में पूरे 120 एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का होता है। 10-20 डिग्री का स्लाइटली वेरिएशन होगा। तो आज हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन और साइज। नेक्स्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और वो है ऑक्सीडेशन नंबर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।